पोल में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाती है, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती है। जब हमने इस लूप को इस मैग्नेट से कंपेयर किया तो हमें पता चला कि जहां पे क्लॉकवाइज दिख रहा है करंट, वो साउथ पोल है। ये आपके काम का है। ये करंट दिख रहा है अगर लूप में क्लॉकवाइज तो साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल। आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, वो मैंने कंपेयर करके दिखाया है। आपको सिर्फ इतना काम का है। नहीं बना लिए कोई बात नहीं, पर आपके काम का ये है, लूप में अगर आपको क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है तो वो वाला पोल बना गया साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है तो नॉर्थ पोल। चलो इसी बात पे क्वेश्चन लिखो। अ स्क्वायर कॉइल, अ स्क्वायर कॉइल, स्क्वायर कॉइल मतलब हाँ चौकोन कॉइल। हाँ क्या बोल रहे हो पाटीदार जी? स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, square coil of side 10 centimeter has 20 turns and I is equals to 12 ampere, and I is equals to 12 ampere करंट। इसमें ऐसा लिखा है एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, हमने I इज इक्वल्स टू 12 लिख लिया, फुल स्टॉप। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, आपने इसको धागे से बांध के लटका रखा है। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, देखो आपने ऐसा लटका के रखा है, इसको वर्टिकली ऐसा लटका के रखा है। अब अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल्स, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, कॉइल के प्लेन पे नॉर्मल बना दिया है आपने, मतलब क्या है ये? हाँ नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, बट ये है क्या चीज? नाम सुनना चाह रहा हूं मैं। प्लेन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो क्या है? एरिया वेक्टर। एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा विद द plane of the coil makes an angle theta with the horizontal magnetic field, horizontal magnetic field of 0.8 Tesla. Point 0.8 Tesla, full stop. If tau is equals to 0.96 Newton meter, if tau is equals to 0.96 Newton meter, find theta, find theta. एक कॉइल पे कितना टॉर्क लगता है, एक ही फॉर्मूला क्या है? हाँ NIAB साइन थीटा। कई बच्चे उसको बिना साइन थीटा भी याद रखते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा। टाउ दे रखा है 0.96। अच्छा मैं निकालना क्या है? थीटा निकालना है ना, इसको मैं साइन थीटा के टर्म्स में लिख लेता हूँ पूरा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू टाउ इज अपॉन BIA। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है 0.96, ये दे रखा है 0.8, ये दे रखा है 12। एरिया कितना हो जाएगा इसका? हाँ ये देखो, ये सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, देखो पहले, और इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड तभी तो एरिया आएगा। 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
इंटू टर्न्स दे रखा है 20। बताओ तो थीटा कितना आया? वन बाई टू आ रहा है क्या? देखो 10 की पावर -2 है ना, वो 10 की पावर -1 बचेगा, और स्क्वायर होने के कारण 10 की पावर -2 ऊपर चला जाएगा और उसको 96 बना देगा। आ गया ना 1/2। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर -1 बचेगा। प्लीज एक मिनट इधर देख लीजिए। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 10 की पावर-1 बचेगा, लेकिन क्योंकि स्क्वायर लगा है तो वो -1 फिर से क्या हो जाएगा, -2। 10 की पावर-2 जब ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा, उसके पास दो जीरोस हैं, इससे मल्टीप्लाई करके इसको क्या बना देगा, 96। अब नीचे देखो, ये ये देखो 12 एट जा कितना होता है, 96। लेकिन एक की बात डेसिमल लगा हुआ है तो ये 9.6 होगा। इससे एक जीरो ले लो, मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी बन जाएगा 96। इसने अपना एक जीरो दे दिया तो बच गया 2। तो ये कितना बच गया, 1/2। साइन थीटा 1/2 यानी थीटा 30। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। खत्म। चलो एक और क्वेश्चन। इन द गिवन लूप, इन द गिवन लूप फाइंड, इन द गिवन लूप फाइंड, नंबर 1 है टॉर्क ऑन द लूप, टॉर्क ऑन द लूप, और नंबर 2 है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन लूप, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन। ढाई चार दो। ये ABCD लिखा नहीं था, मैंने अपने से लिख दिया ताकि हम लोग सेम लिखें। चलो जल्दी बनाओ इसको। टॉर्क कितना लगेगा ये निकालना है, और इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा वो निकालना है। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में फोर्स कितना लगता है? फॉर्मूला याद है, म्यू0 I1 I2 अपॉन 2 पाई, मतलब डिस्टेंस उनके बीच की। फॉर्मूला याद है तो ये बन जाएगा। भैया हमको तो पैरेलल के लिए पता है, परपेंडिकुलर के लिए कितना हो जाता है, ये फोर्स कितना हो जाता है परपेंडिकुलर के लिए? ये देखो ना, ये पैरेलल है तो इनके बीच का फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, इसके और इसके बीच के लिए भी पता है। बट ये और ये तो परपेंडिकुलर है, इनके बीच
क्यों जीरो हो जाता है? नहीं, क्या जीरो हो जाता है? ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग बना चुके। चलो एक बात बताओ, ये जो बीसी है इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? अच्छा, फोर्स इस पे लगेगा क्यों? क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर इन, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में है ये। मैग्नेटिक फील्ड इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो यहां, ये देखो, करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड गई अंदर की तरफ, करंट गया ऐसे, ऐसी जा रहा है ना करंट, तो फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड। अब ये देखो वापस करंट घूम के आया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी जा रही है ऐसी, क्योंकि देखो ना वायर ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये हमेशा अंदर बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो भैया अंदर बनी है, लेकिन करंट की डायरेक्शन किधर है? इधर को है, ये देखो इधर, तो फोर्स कहां लगेगा? डाउनवर्ड। दोनों की लेंथ सेम, दोनों की डिस्टेंस सेम, दोनों से करंट सेम, तो दोनों पे फोर्स भी क्या होगा? सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इन दोनों का जो नेट फोर्स रहेगा वो रहेगा जीरो। ये दोनों में भी देखो, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों से करंट सेम है, लेकिन दोनों पे फोर्स अलग अलग आएगा। क्यों? डिस्टेंस अलग अलग है। ये देखो, ये पास में है तो इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, वो दूर है उसके ऊपर कम फोर्स लगेगा, इसीलिए इन दोनों के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं आने वाला। तो देखो फोर्स ऑन ए बी, चलो बताओ। फोर्स ऑन ए बी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। आर क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस। इसमें एक चीज अधूरी है क्या? हाँ, लेंथ। प्रणव जी ने बिल्कुल सही बताया। हम लोगों ने उस समय जब ये फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया था तो याद है बताया था पर यूनिट लेंथ के लिए है ये। तो इसमें आप एल से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पूरा फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स ऑन ए बी आ गया, वैल्यूज पुट करेंगे आ जाएगा। म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 0.02, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है ना, ये तो आसान है। वैसे ही फोर्स ऑन सीडी निकाल लेंगे। फोर्स ऑन सीडी में पता है एक ही डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो ये होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0.1 अपॉन 2 पाई इंटू 0.45। लेंथ है ना इसकी। अच्छा सॉरी, 4 है, मेरे मन में अभी भी पिछला क्वेश्चन है जिसमें 10 सेंटीमीटर थी। सॉरी, पिछले क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर थी ना, तो ये हो जाएगा 0.0404 0.045। ये देखो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2 प्लस 2.5 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। तो नीचे में डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर को ऐसा लिखेंगे, या तो 4.5 इंटू 10⁻⁻² लिखो या ऐसा लिख लो। तो दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन होगा? फोर्स ऑन ए बी। अच्छा, ए बी पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्शन होता है। यार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ना, इसको इधर बुलाएगा, फोर्स ऑन ए बी। क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसको आप वो कर सकते हो? देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वायर ऐसा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड गई अंदर, करंट किधर को जा रहा है? ऊपर।
ये करंट है, करंट गया ऊपर तो फोर्स किधर लगा, इधर। ये देखो ना, करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो फोर्स किधर लगा, इधर। पर हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे भाई, सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन। लेकिन ये वाले में देखो करंट की डायरेक्शन है अपोजिट, तो फोर्स ऑन CD क्या हो जाएगा, उस तरफ। तो नेट फोर्स लूप में कितना आ जाएगा, FAB माइनस फोर्स ऑन CD। आगे नेट फोर्स निकल गया, मुझे टॉर्क की वैल्यू बताओ। कितना आ गया टॉर्क, नेट फोर्स निकल जाएगा ना FAB माइनस FCD। मुझे टॉर्क जानना है, कितना लगेगा टॉर्क। किसी का आंसर आया हो तो बताओ। मैं वैष्णवी जी से पूछूंगा फॉर्मूला टॉर्क का, ठीक है, बिना साइन थीटा वाला। नेट फोर्स कितना आया, ऊपर 8 × 10⁻⁷ आया क्या। और ये कितना आया, ठीक है ना। देखो नीचे वाला ये चेंज हो गया ना, 0.045 हो गया है। कितना आया, कितना 3 पॉइंट, हाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना 3 पॉइंट, चलो 3.5 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो नेट फोर्स आ जाएगा 8 माइनस 3.5 यानी कि 4.5 × 10⁻⁷ न्यूटन। नेट फोर्स आ गया। मुझे टॉर्क बताओ, टॉर्क। किसी का टॉर्क आया, वैल्यू बताओ। थोड़ी देर पहले किस चीज की डेरिवेशन किए थे, टॉर्क किस पे लग रहा था। अरे तुम्हारे इसमें ही लिखा है क्वेश्चन में, सेकंड नंबर, टॉर्क ऑन लूप करके। तो लूप के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है ये आपको बताना है। नो वन, पीयूष। किसी का कुछ भी आंसर आया हो वो बताओ मुझे, जो भी आंसर आया हो।
नहीं आंसर। कितना बोल रहे हो स्वभाव? फॉर्मूला तो पता है ना। एरिया एरिया नहीं निकाल पाओगे लूप का? पूरे लूप का अगर मैं, अच्छा तुम्हें इसे लूप का एरिया निकालने बोलूँ, लूप के ऊपर लग रहा है ना, लूप का पूरा एरिया निकालना होता है। लगाओ क्या है? अच्छा बी क्या रखूं? चलो, हाँ बच्चों को एक कॉमन डाउट आ रहा है कि सर बाकी सब तो ठीक है, मैं मैग्नेटिक फील्ड क्या रखूं? तो हमारे टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टाउ इज इक्वल टू, वैष्णव जी, हाँ बी ना साइन थीटा। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो पता नहीं है, आई पता है, एन पता है, ए पता है, थीटा देखते हैं। थीटा किसकी किसके बीच का एंगल है? करंट कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? अंदर। और एरिया वेक्टर वो भी परपेंडिकुलर होता है ना, इधर ले लो चाहे उधर ले लो, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो थीटा कितना हो गया? 0। हाँ बोले थे, बट क्यों वो बताना चाहिए। तो इस पे टॉर्क कितना लगेगा? 0। और दूसरी एक और कॉमन सेंस सुनो, फॉर्मूला पता नहीं तो भी कॉमन सेंस देखो, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, ये किधर घूमेगी? कहीं नहीं घूमने वाली। ये फोर्स ज्यादा है तो बस ऐसे सरकने लगेगी ये, पर घूमेगी नहीं। घुमाना है तो फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, एक को इधर और एक को इधर। तो आप लोग तो इसी से लिख लो, टाउ इज इक्वल टू होता है एन आई ए बी साइन थीटा। इसलिए मैं वो एन आई ए बी को ध्यान देता हूं कि ए और बी लास्ट में है ना, तो उन दोनों के बीच का एंगल है ये एन आई ए बी साइन थीटा। ए और बी दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा 0। तो अब निकाले पड़े हैं टॉर्क। किसी का कुछ आंसर भी आ गया था क्या? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमसीजी स्टैंड्स फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की मतलब डेरिवेशन नहीं, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ये पूछता है एग्जाम में कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसका वर्किंग कैसा है और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप होगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। तो बस वही इसका प्रिंसिपल है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसको बना के हम लोग क्या करेंगे, इसको बना के ना हम लोग आगे चल के इसी को ना अमीटर भी बना सकते हैं और इसी को वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। तो ये पर्पस हम लोग अपना फुलफिल करेंगे, कभी अमीटर बनाएंगे इसको, कभी वोल्ट मीटर। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके हम लोग कोई भी एक चीज बना सकते हैं। तो पहले देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले इसमें
हमें एक रेडियल मैग्नेट की जरूरत पड़ती है। रेडियल मैग्नेट मतलब ये देखो, जनरली मैं आप लोगों को ऐसा मैग्नेट दिखाता हूं कि ये देखो दोनों की सरफेस बिल्कुल फ्लैट है। ये देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम ही होगी। यहां से निकलेगी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चली जाएगी। अंदर की सारी मैग्नेटिक फील्ड आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, क्योंकि नॉर्थ से निकलेगी साउथ पे वो एंटर कर जाएगी। मैं आप लोगों को दिखाता हूं जनरली ऐसी वाली मैग्नेटिक फील्ड कि ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल और इधर हो गया साउथ पोल। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की खास बात है, मैग्नेटिक हो या इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं सर अभी यूज होने वाला है, जरूरी है आपको। देखो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सरफेस से हमेशा कैसी निकलती है, सरफेस पे हमेशा कैसी होती है, तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना, सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, सब एक दूसरे के ना पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है ना वो कैसी रहती है, स्ट्रेट रहती है। लेकिन मुझे चाहिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों रेडियल चाहिए उसका भी मैं अभी जवाब दूंगा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा मैग्नेट है ना उसी को हम लोग ना ऐसा ऐसे शेप का ले लेते हैं, ऐसे शेप का। अ, समझ रहे हो। ये देखो ऐसा रेडियल शेप का लेते हैं। रेडियल शेप का होने से क्या होता है कि इसको देखो ऊपर से दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ऊपर से अगर इसका आप टॉप व्यू देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको सरफेस से परपेंडिकुलर निकलना है और सरफेस पे परपेंडिकुलर ही एंटर करना है। तो देखो यहाँ पे ये सरफेस से ऐसा परपेंडिकुलर निकलता है और सरफेस पे परपेंडिकुलर एंटर कर जाता है। यहाँ पे भी देखो सरफेस से परपेंडिकुलर निकलेगा और परपेंडिकुलर एंटर कर जाएगा, इधर भी परपेंडिकुलर निकला, परपेंडिकुलर एंटर कर गया। ये सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, ये हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, हमेशा। ये देखो हमेशा सरफेस पे कैसा रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ पे अब हमें इसको ऐसा परपेंडिकुलर बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता होगा, टाउ इज इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा। यहां पे देखो ये जो थीटा है वो किसके किसके बीच का एंगल है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। देखो एकदम ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो थीटा है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, ये तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन हमारा एरिया वेक्टर चेंज होगा क्योंकि ये कौन सा गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल। कॉइल इसमें गोल गोल घूमने वाली। तो देखो जब ये कॉइल है, ये देखो आप टॉप व्यू देख रहे हैं ना, तो देखो जब ये ऐसे है तब इस पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर। इसका जो एरिया वेक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूं कि मान लो पहले ये ऐसा है, ये जो लूप है हमारा ऐसे करके देखो इसमें अंदर इंसर्ट कर दिया, ये है, तब इसका एरिया वेक्टर होगा ऐसा। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कैसा है, 90 डिग्री। मान लो ये थोड़ा सा रोटेट हो गया, ये थोड़ा सा रोटेट हो गया और ये कुछ ऐसा हो गया, अभी भी देखो एरिया वेक्टर है ऐसा और मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे करके जा रही है ना, देखो इधर से अंदर घुस गई और यहां से बाहर निकल रही है। तो अभी भी देखो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 90। तो हमेशा थीटा आपको कितना मिलेगा, 90। अगर थीटा हमेशा 90 मिलेगा तो आपको टॉर्क हमेशा क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए क्योंकि कॉइल को मूव करना है। अगर हम लोग वैसा वाला रख देते, देखो ये ऐसा, तो जब ये थोड़ा सा ऐसा घूम जाता तब परपेंडिकुलर नहीं रहता मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती। थीटा की वैल्यू चेंज तो हमको मैक्सिमम टॉर्क नहीं मिलता। आपसे एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं पूछेगा कि क्यों रेडियल बनाए, तो उस समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि रेडियल बनाने से क्या होगा कि हमेशा एरिया वेक्टर जो होगा ना, चाहिए कहीं पे भी, ये देखो ऐसा हो गया तो भी देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ रही है, इधर से जा रही है, एरिया वेक्टर होगा ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो रेडियल मैग्नेट का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमेशा थीटा कितना मिले हमें, 90 डिग्री। आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या, नहीं, ये जनरल नॉलेज है, ठीक है। हाँ, तो हेडिंग डाल लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें लिखिएगा दो चार शब्द। इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस
It is an electric device for detecting and measurement of for detecting and measurement of small electric current, small electric current, small electric current and voltage, and voltage. फिर नेक्स्ट लाइन लिखना प्रिंसिपल और डैश करके लिखना। ये पूछता है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रिंसिपल क्या है? इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट its working is based on the fact that when a current carrying coil is placed, current carrying coil is placed in external magnetic field, external magnetic field, it experiences a torque. It experiences a torque. फुल स्टॉप। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा कंस्ट्रक्शन। इसको मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगा, पहले ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूं कितना आप लोग समझते हैं, उसके बाद वीडियो के थ्रू आप पूरा समझ जाएंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा द गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल, गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल। अच्छा, इसमें टर्न्स ज्यादा होने चाहिए कि कम होने चाहिए? हाँ, टॉर्क बढ़ जाएगा क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। टॉर्क बढ़ाने के लिए तो हमारा पूरा कवायद है ये, तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखेंगे ना। तो विथ मैनी टर्न्स, ज्यादा टर्न होने से ज्यादा अच्छा टॉर्क मिलेगा। विथ मैनी टर्न्स and is free to rotate and is free to rotate about a fixed axis, fixed axis in an uniform radial magnetic field, in an uniform radial magnetic field, radial magnetic field, full stop, paragraph change. There is a cylindrical soft iron core, there is a cylindrical soft iron core। जो कॉइल है ना, ऐसी हवा में नहीं रहेगी। हम क्या करते हैं, ऐसे एक ना सॉफ्ट आयरन का एक पीस लेते हैं ऐसा सिलिंड्रिकल, और इसके ऊपर ऐसा लपेटते जाते हैं उसको, ऐसे मल्टीपल टर्न्स हैं। तो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इसको लपेटने का पर्पस ये है, आप ये चाहते हो ना कि इसको मैक्सिमम टॉर्क मिले। मैक्सिमम टॉर्क के लिए इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम। पर आप सिर्फ एक ऐसा लूप रख दोगे ना, तो उसके अंदर से हो सकता है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पास ना हो। लेकिन जब आप उसको एक ऐसे आयरन पीस के ऊपर लपेटते हैं, तो पता है सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड ना इस आयरन के पीस के अंदर से होके जाना चाहती है। और इसी के ऊपर कौन लपटा हुआ है? कॉइल। तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इसी के अंदर से जा रही है। ठीक है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को पास होने के लिए चाहिए क्या? मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पाथ। तो हवा में से जाने के बजाय वो किससे जाना पसंद करती है? इस आयरन कोर के थ्रू, है ना। अगला जो चैप्टर है ना हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें हमको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है कि पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, है ना। तो अभी सिर्फ ये समझ जाओ कि हमने उसको किस पे लपेट दिया, एक सॉफ्ट आयरन पीस के ऊपर सिलिंड्रिकल, ताकि इसके अंदर से ना मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पास हो सके। लिखिएगा there is a cylindrical soft iron core which increases the strength of magnetic field, increases the strength of magnetic field
so as to increase the torque, so as to increase the torque. ये देखो, ये दोनों रेडियल मैग्नेट हैं। इनके बीच में हमने क्या किया, पहले एक ऐसा सिलिंड्रिकल आयरन कोर रखा। ये देखो, सिलिंड्रिकल आयरन कोर, और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अब एक कॉइल लपेट देंगे। ये देखो, ये कॉइल, इसके ऊपर हम लोगों ने लपेट दी ये कॉइल। इसके एन टर्न्स हम लोगों ने दे दिए। ये इसके दोनों एंड है, ऐसा जो लपेटना शुरू किया था इसके दोनों एंड से, एक में से करंट जाएगा और दूसरे में से करंट वापिस आ जाएगा। इसमें आप लोग देख ही रहे हैं, पूरी मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा और जैसे इसमें से करंट पास होगा, तब इसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क। तो जैसे इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ये क्या करेगा, गोल घूमने की कोशिश करेगा। लेकिन ये तो कंटिन्यूअसली गोल घूमता रहेगा, हमें मोटर नहीं बनाना है ना। हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद रुक जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके यहाँ पे ना स्प्रिंग्स लगा देते हैं हम लोग। एक स्प्रिंग ऐसे करके लगा दिए, ये देखो, ये स्प्रिंग क्या करेगी, इसको टॉर्क लगेगा तो थोड़ा सा घूमने देगी, लेकिन फिर स्प्रिंग क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाती है और वो उसको रोक लेगी। लेकिन जब ये ऐसा घूमेगा एक टॉर्क के कारण, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंटर लगा देते हैं। हमने एक इसके ऊपर पॉइंटर लगा दिया था, ये 0 1 2 3 1 2 3। तो देखो, जैसे ही इसमें से करंट पास होगा, ये घूमने की कोशिश करेगी, और जैसे ये कॉइल घूमेगी तो इसके साथ में ये पॉइंटर भी गोल घूम जाएगा। लेकिन गोल नहीं घूमता रह जाएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग लगी है इसको रोकने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद ये रुक जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें से कितना करंट पास हो रहा है। हम लोग पॉइंटर से रीडिंग को नोट कर सकते हैं। तो ये इसका डायग्राम है। तो इसमें देखो क्या है, सबसे पहले ये मैग्नेट्स लगे हुए हैं, रेडियल मैग्नेट्स। उसके बाद ये आयरन की कोर है, उसके ऊपर ये एक लूप है, और लूप को हमने क्या किया है, एक स्प्रिंग के साथ ऐसा कनेक्ट कर दिया है। स्प्रिंग अलग अलग टाइप की हो सकती है, अलग अलग बुक में अलग अलग डायग्राम रहता है। तो इसका डायग्राम भी बना लो ये। छींक आने पे हंस देते हैं बस। हो गया, बन गया। इसका कंस्ट्रक्शन एक वीडियो के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। बन गया ना डायग्राम। बुक में तो मिल जाएगा डायग्राम, नेट पे मिल जाएगा, इससे अच्छा मिल जाएगा, ये तो कचरा है। हो गया।
इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा है ना पेन ड्राइव को। कहाँ? नहीं आ रहा है। हाँ सही है। ठीक है, मैं वो वीडियो ना ग्रुप में भेज दूंगा, वीडियो से देखना। थोड़ा बहुत तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया है। चलो भाई आगे लिखिएगा इसमें, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय कॉइल इज, अरे बातचीत नहीं, इधर देखो, टाउ इज इक्वल्स टू, टाउ इज इक्वल्स टू हाँ NIAB है ना, NIAB से याद रखो NIAB, क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री है। शुरू से हमने देखा है रेडियल है तो थीटा हमेशा हमको 90 मिलेगा। तो ये हो गया NIAB, टाउ इज इक्वल्स टू NIAB। ये हमारी जो कॉइल है वो एक्सपीरियंस कर रही है, लेकिन वो एकदम फ्री नहीं है रोटेट होने के लिए, उसके साथ में एक स्प्रिंग लगी हुई है, और स्प्रिंग इस टॉर्क को क्या क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। स्प्रिंग दो टाइप की होती है, बचपन में आपने देखा है वो चाबी भरने वाले खिलौने, उसमें भी स्प्रिंग यूज होती है, लेकिन वो कौन सी, रेडियल स्प्रिंग होती है। हाँ मॉर्टिन की कॉइल देखियो ना, उस शेप की रहती है वो, उसको जितना आप उसको ऐसे घुमाओगे उसका डायमीटर ना कम होने लगता है, और वो थोड़ी देर के बाद अपोज करती है। आप उसको घुमाने के लिए क्या लगा रहे हैं, टॉर्क, फोर्स नहीं, घुमाने के लिए हमेशा टॉर्क लगता है, और वो रेजिस्ट करने के लिए भी उसको क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क। स्प्रिंग का काम ही होता है कि वो अपोज करे। ये स्प्रिंग है, मान लो मैं लेंथ बढ़ाना चाहूंगा तो वो अपोज करेगी, लेंथ को कम करना चाहूंगा तो अपोज करेगी। तो दो टाइप की स्प्रिंग होती है, एक लीनियर स्प्रिंग होती है और एक होती है रेडियल स्प्रिंग। ये देखो ये है लीनियर स्प्रिंग, इसके ऊपर में जो फोर्स लगाता हूं ना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है। स्प्रिंग को जितना खींचूंगा ये उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगी, यानी कि जो स्प्रिंग का जो फोर्स है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। देखो अभी जो डिस्कशन चल रहा है उस पर ध्यान दो, ठीक है। इस स्प्रिंग को मैं जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन दूंगा ना x, ये उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफर करेगी, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। पढ़े हो ना पिछले साल स्प्रिंग कांस्टेंट। वैसे ही अगर एक ना ऐसी कॉइल है, ये ऐसी कॉइल, इसको आपने ऐसा करके फिक्स कर दिया, अब जब आप इसको गोल घुमाने की कोशिश करोगे, टॉर्क लगाओगे, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें कैसा होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये ऐसी रोटेट होती है तो इसमें क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी जो टॉर्क ऑफर करेगी ना, वो भी होगा जो भी इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा टॉर्क। तो ये जो टॉर्क है यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, ये भी क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग जो टॉर्क प्रोवाइड करती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, के फाई।
स्प्रिंग कौन सा टॉर्क प्रोवाइड करती है? के फाई। समझा दिया मैंने कि भैया इसको आप गोल घुमाने वाले हो, जितना गोल घुमाओगे उतना ही ये टॉर्क जनरेट करेगी, यानी कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? आपको बहुत ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा उसको घुमाने के लिए। और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम है, मतलब थोड़े से टॉर्क में ही वो आपका जम के घूम जाएगी स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जो रेजिस्टिव टॉर्क लगाती है वो कितना होता है? के फाई, जहां पे के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और फाई क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे देखो मैं लिख देता हूं, टॉर्क प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग टाउ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के फाई। फॉर इक्विलिब्रियम, भाई कहीं तो उस पॉइंटर को जाके रुकना पड़ेगा, उस पॉइंटर पे दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा? इक्वल। शुरू में देखो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा, भाई अभी तो मूव करना शुरू नहीं की, तो शुरू में टॉर्क भी क्या होगा? कम। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे देखो स्प्रिंग का टॉर्क बढ़ने लगेगा, एक टाइम इस टॉर्क के इक्वल हो जाएगा, तब कॉइल आगे मूव करेगी नहीं, यानी कि दोनों टॉर्क क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो फॉर इक्विलिब्रियम टाउ शुड बी इक्वल टू टाउ एस, तो ये हो जाएगा एन आई ए बी इज इक्वल टू के फाई, इज इक्वल टू के फाई। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल गया कि इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एन आई ए बी अपॉन के। भाई तुमको यही तो कराना है डिस्प्लेसमेंट उसका। ये देखो ना, ये जितना कॉइल घूमेगी उतना ये पॉइंटर घूमेगा और आपको रीडिंग मिलेगी। तो उसका जो डिफ्लेक्शन है, जब आप गैल्वेनोमीटर बनाओगे तो देखो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स दोगे तो देखो ज्यादा अच्छे से रोटेट करेगा, ज्यादा अमाउंट में रोटेट करेगा। अगर आपने करंट बहुत ज्यादा दे दिया, देखो जितना करंट बढ़ेगा उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप इस लूप का एरिया जितना दोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा क्या होना चाहिए? कम। मैंने पहले ही बताया था, कम स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब वो जल्दी से रोटेट हो जाएगा। आप क्या चाहते हो? जल्दी रोटेट हो या ना हो? लेकिन ऐसा भी नहीं चाहते कि बहुत जल्दी रोटेट हो जाए, बहुत ज्यादा रोटेट हो जाए, करंट इतना सा बड़ा और वो आपका गैल्वेनोमीटर तोड़ के बाहर निकल गया पॉइंटर। तो सेंसिटिविटी नाम का एक वर्ड होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। सेंसिटिविटी इतनी है, पता चला कि 0.1 एम्पियर में वो पूरा फुल हो गया, तो 0.1 से ज्यादा आप मेजर नहीं कर पाओगे। यानी कि सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और पता चला ऐसा बना दी कि 1000 एम्पियर में भी वो जरा जरा सा मूव कर रहा है, तो फिर आप अच्छे से रीडिंग नहीं ले पाओगे। तो सेंसिटिविटी ना हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से डिपेंड करती है। मुझे घरों में करंट मेजर करना है, तो हमारे घरों में ना जो करंट आता है मैक्सिमम 20 एम्पियर के आसपास, तो हम ऐसा गैल्वेनोमीटर बनाएंगे, ऐसी सब वैल्यूज रखेंगे कि भैया वो 20 एम्पियर तक के को मेजर कर पाए। लेकिन इंडस्ट्री में हम लोग जब देखते हैं तो हजारों एम्पियर होता है, तो वहां के लिए हम लोग अलग टाइप से कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमें तो पता चल चुका है ना डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। अब वहां पे 5000 एम्पियर मुझे रीडिंग मेजर करना है, तो मैं वहां पे ये इतना ज्यादा रखूंगा कि डिफ्लेक्शन ना भले 5000 दो लेकिन डिफ्लेक्शन बहुत कम हो। घरों में मुझको 5 एम्पियर में डिफ्लेक्शन चाहिए, तो मैं इसको बहुत कम रखूंगा, तो करंट कम रहेगा तो भी अच्छा खासा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? तो लिख लीजिए इसको, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय कॉइल इज दिस मच, टॉर्क ऑफर्ड बाय या टॉर्क प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग इज दिस मच, फॉर इक्विलिब्रियम टाउ शुड बी इक्वल टू टाउ एस, एनआईए शुड बी इक्वल टू के फाई। तो यहाँ से फाई जो है यहाँ पे लिख लेना, के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट, के जो है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट, और फाई है कॉइल डिफ्लेक्शन। बात नहीं प्रणव, यह है कॉइल डिफ्लेक्शन। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आपसे एक ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप डिफ्लेक्शन बढ़ाना चाहते हो तो उसके कोई 3 उपाय बताओ। बोल देना सर करंट को बढ़ा दो, सर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, सर स्प्रिंग कांस्टेंट को कम कर दो। ऐसे पूछता है, या एमसीक्यू में पूछ लेता है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से इसका डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, सेम रहेगा, ये सारी चीजें, ठीक है।
इसके बाद इसी में सब टॉपिक है इसी का, करंट सेंसिटिविटी। करंट, ये आपको डिफाइन करने के लिए बोलता है, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। सोचो अगर इसकी वैल्यू बहुत कम है, देखो ध्यान से, मैं दो केस ले रहा हूं, दो केस ले रहा हूं, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो मुझको मिलता है 2 डिग्री और करंट है 1 एम्पियर। अगले वाले में मुझको डिफ्लेक्शन मिलता है 5 डिग्री का, 5 डिग्री का, और करंट है 1000 एम्पियर। किसमें सेंसिटिविटी ज्यादा है? पहले वाले में। देखो बस 1 एम्पियर में 2 डिग्री मूव कर गया, 2 एम्पियर में कितना हो जाएगा? 4 डिग्री, 3 एम्पियर में 6 डिग्री, पर ये तो देखो 1000 एम्पियर में इतना हो रहा है। इन दोनों का रेशियो देख लो ना, इसका रेशियो कितना आ रहा है? 2/1, यानी कि 2, और इसका रेशियो, किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है? तो हम लोग यही देख लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, कितना डिफ्लेक्ट किया और उस समय कितना करंट हमने दिए थे। तो ये करंट सेंसिटिविटी, बोलता है करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन कीजिए। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, अभी आपने पाई का फॉर्मूला निकाला था, क्या था वो? NiAb/K। ई आई पहले से है यहाँ, तो आई से आई कट जाएगा और क्या बचेगा? NAB/K। अब पूछता है वो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के मुझे 4 उपाय बताइए। बताओ पहला क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, स्प्रिंग कांस्टेंट को भी कम कर दो। भाई तुम्हें ये बढ़ाना है सेंसिटिविटी, इसको ओवरऑल बढ़ाना है तो इसको कम करना पड़ेगा। तो इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, इसको कम कर दो। एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद अगला है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? π/V, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। इसको नोट कर लो, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? π/I। करंट सेंसिटिविटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अगर फॉर्मूला याद है तो ऐसे ही लिख लोगे, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। चलो वोल्टेज सेंसिटिविटी वाला आप लोग खुद से लिखो। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। और ये हो जाएगा π/V। पाई की वैल्यू रखो फिर। अगला क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। कितना है वोल्टेज सेंसिटिविटी? फाइनल फॉर्मूला, हाँ वही लिखना है। ये हो जाएगा π/V। पाई की जगह पे हम लिख देंगे NiAb/K V। फिर NiAb/KIR। वोल्टेज की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? करंट इंटू रेजिस्टेंस। क्योंकि हमने कॉइल बनाई है, कॉइल का रेजिस्टेंस है ये, तो हमें रेजिस्टेंस पहले से पता रहेगा। आई से आई कट गया तो क्या बचा? NAB/KR। यह है हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के आपको कितने तरीके पता है? 5। या तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, या तो लूप का एरिया बढ़ा दो, या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, या तो उस कॉइल का रेजिस्टेंस कम कर दो जिससे कॉइल बनी है, और स्प्रिंग कांस्टेंट को कम कर दो। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के भी आपके बहुत सारे तरीके हो गए।
तो ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो 5-6 इसके क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया, देखना वैसी वैसी क्वेश्चन आते हैं। आसान है या नहीं? कंस्ट्रक्शन भी इसका बहुत आसान है, वीडियो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, है ना। अब इसके बाद हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, अमीटर में और वोल्ट मीटर में। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है और इतना वाहियात न्यूमेरिकल आता है ना, आप यकीन नहीं करोगे। आप कोई भी बुक उठाना जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, आप सारे क्वेश्चन देखना, मतलब एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व, एक लाइन में। हाँ ठीक है। और 2 मार्क्स 3 मार्क्स कैसे क्वेश्चन पूछता है, फ्री के नंबर है, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा कन्वर्जन ऑफ एमसीजी देखो फिर मैं कभी बोलता नहीं हूँ, और बोलूंगा ना तो इतना डिसरिस्पेक्टफुल बोलता हूँ फिर कि सुन के नहीं होता है। इसलिए मुझे एक्सटेंड मत करो वो लिमिट तक के, ठीक है। जितना हंसी मजाक है सब क्लास से बाहर निकल के करो। साल भर फिर मुझसे आप ढंग से बात नहीं करोगे, इतना बुरा बोलता हूँ मैं। इसलिए प्लीज मुझे मौका मत दो बोलने का, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना, ठीक है। हम इससे अब करंट को मेजर करेंगे। अगर तुम्हें करंट मेजर करना है किसी सर्किट में, तो इस डिवाइस को आपको सीरीज में लगाना चाहिए या पैरेलल लगाना चाहिए? सीरीज में लगाना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में ही सारी चीजों में करंट क्या होता है, सेम होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे ये एक बड़ा सा कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये बैटरी है, मुझको ना एक छोटा सा डिवाइस और लगाना है, छोटा सा रेजिस्टेंस, जिसमें से ना सेम करंट पास हो जो इसमें से पास हो रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे लगाना होगा ना इसके साथ सीरीज में, तभी तो इसमें से जितना करंट पास होगा इसमें से भी उतना करंट पास होगा। धोखे से अगर मैंने इसमें लगा दिया पैरेलल में, तो अगर ये कम रेजिस्टेंस है तो इसमें से ज्यादा करंट चला जाएगा, और अगर ये ज्यादा रेजिस्टेंस है तो इसमें से कम जाएगा, मतलब दोनों में से अलग अलग करंट पास होगा। तो अगर आपको अमीटर बनाना है तो आपको इसको हमेशा कैसे लगाना पड़ेगा सर्किट में, सीरीज में। पहली चीज तो ये याद रखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब मुझे अमीटर बनाना है। यहाँ पे पहले से एक सर्किट था जिसमें ये आर पास हो रहा था, आर रेजिस्टेंस था, इसमें से कोई करंट पास हो रहा था, ये कोई करंट यहां से आई निकला और उसमें से पास हो रहा था। अब मुझे लगाना है इसको किसमें, सीरीज में। अगर मैं सीरीज में लगाऊंगा तभी मुझको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। हेडिंग डाल लिए, लिखिए टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर into ammeter, it should be connected in series in the circuit। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं अब इसको कनेक्ट करने वाला हूं, अभी फाइनल डायग्राम नहीं बना है, मैं जब बोलूंगा डायग्राम को तब बनाना, ठीक है। तो ये हमारी वही बैटरी है, और इस रेजिस्टेंस को तो हम यहाँ पे भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ है, यहाँ पे देखो मैंने हमारा गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अगर ये मैं गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर, क्या गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल होती है, और अगर कॉइल है तो उसके पास एक क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये भी कैसे आ जाएगा, इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। ये देखो जितना करंट इसमें से पास हो रहा है उतना ही करंट तो इसमें से भी पास हो रहा है, जो ये मेजर करेगा वही हमारे ये मेन हीरो, इस रेजिस्टेंस में से करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये हमारा आरजी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और ये वो एक्चुअल रेजिस्टेंस है जिसमें से पास होने वाला करंट हमको निकालना था। पर अब एक बात देखो आप, कि यहां पे देखो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस सिर्फ कितना है, आर। लेकिन जैसे ही तुमने अमीटर लगाया सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया या कम हुआ, बढ़ गया। तो इस सर्किट का करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई सर्किट में तुमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया,
अलग से एक डिवाइस को सीरीज में लगा के, सीरीज में लगाए तो टोटल रेजिस्टेंस अब कितना हो गया, आर प्लस आर जी। सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाए। तुमको फॉर्मूला पता है ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो पहले देखो इस केस में I इज इक्वल टू कितना था, V बाई आर। इस केस में पता है करंट क्या होगा, V अपॉन आर प्लस आर जी। तो देखो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो तुम जो मेजर करोगे क्या वो सही वैल्यू आएगी, नहीं। तो तुम्हें रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चेंज कर पाओगे, नहीं कर सकते भाई, वो तो बनी बनाई तुमने डिवाइस लाया है, तुम उसको ही बना रहे हो अमीटर। तो हम कैसे उसका रेजिस्टेंस कम करें, देखो ध्यान से। हम क्या करेंगे, हमें इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कम करना है ना भैया। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसको हम कम नहीं कर सकते, ये तो भाई एज इट इज रहेगा। मैं क्या करूंगा, इसके साथ पैरेलली एक छोटा सा रेजिस्टेंस और लगा दूंगा, इसका नाम है आरएस। अब सोचो, अगर एक रेजिस्टेंस 10 ओम है और एक रेजिस्टेंस 1 ओम है और दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, जो छोटा, हाँ जो छोटा है उससे भी छोटा हो जाता है। तुम्हें पता है ना, पैरेलल जब लगे रहते हैं रेजिस्टेंस, तब इनका जो इक्विवेलेंट होता है वो कैसे निकालते हैं, ऊपर में मल्टीप्लीकेशन और नीचे में एडिशन। ये कितना आ गया, 10/11, 0.09 ओम। एक 10 है और एक 1 है, दोनों का इफेक्टिव कितना आता है, 0.09। यानी कि दोनों में से जो छोटा होगा ना उससे भी छोटा। तो यहाँ पे देखो मैं एक छोटू सा रेजिस्टेंस इसके साथ लगा दिया, कि रेजिस्टेंस कितना होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल। तो जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो इससे भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। मान लो ये इसका रेजिस्टेंस था फॉर एग्जांपल 10 ओम, तुमने इसको लगा दिया कितना, 0.001 ओम को, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो होगा इन दोनों का, वो तो इससे भी कम हो जाएगा ना। तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा, लेकिन बहुत मामूली बढ़ा, बहुत मामूली। ये देखो ये बहुत मामूली बढ़ रहा है, तो करंट उतना ज्यादा इफेक्ट अफेक्ट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से सुनो, किसी सर्किट में अगर हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर की तरह यूज करना है, तो पहले तो गैल्वेनोमीटर को कैसे लगाना पड़ेगा, सीरीज में। लेकिन सीरीज में लगाने से क्या होगा, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो करंट की एक्चुअल वैल्यू पता नहीं चलेगी। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ में ना मैं पैरेलली एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दूंगा। उससे क्या होगा कि इस पूरे इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो छोटू रेजिस्टेंस लगाए ना उससे भी कम। तो पहले जो रेजिस्टेंस इतना था, अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कम हो जाएगा, क्योंकि इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम से कम है। तो उस करंट की वैल्यू क्या होगी, ऑलमोस्ट हमको सही मिलेगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। पर इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत, सोचो। ये कम रेजिस्टेंस है, तो सारा का सारा करंट कहां से जाना चाहेगा, इधर से जाना चाहेगा। इसमें से तो बहुत कम करंट जा रहा है। तो क्या ये सही रीडिंग बता रहा है क्या, नहीं। तो हमें वहीं पे अब ये जुगाड़ करना है, कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला ऐसा फिट करना है कि हमको सही आंसर पता चल जाए। तो देखो यहां से करंट निकला आई, यहां पे करंट चला गया आई जी, गैल्वेनोमीटर का करंट। तो ये करंट कितना होगा, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। हमें तो आई की वैल्यू से मतलब है ना, बस तुम्हें इससे मतलब है ना, किसमें से कितना करंट जा रहा है उससे मतलब है, कि सिर्फ इस आई से मतलब है, आई से मतलब है। तो देखो अब हम लोग आई कैसे निकालते हैं। एक बात बताओ, इन दोनों पॉइंट ये और ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, पैरेलली। अगर पैरेलली लगे हैं तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज का फॉर्मूला ही क्या है, आई इंटू आर। ये वाली ब्रांच का करंट कितना है, आई जी। ये वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, आर जी। ये वोल्टेज ड्रॉप है, इसके अक्रॉस भी सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसके अक्रॉस करंट कितना है, आई माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है, आर एस। तुमने ये खुद लगाया, तुम्हें इसकी वैल्यू पता है। ये तुमने खुद लगाया, इसकी वैल्यू तुमको पता है। आईजी एक खास वैल्यू होती है। आईजी क्या होता है, फुल डिफ्लेक्शन करंट, कि जब वो पूरा डिफ्लेक्ट कर जाए तो मैक्सिमम कितना करंट हमको शो करेगा। तुम्हारी स्कूटी में, बाइक में तुमने देखी हो ना, स्पीडोमीटर में एक मैक्सिमम लिमिट होती है ना, 200 किलोमीटर पर आवर। ये वही है मैक्सिमम करंट। तो यहां से हम लोग आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं आर एस के फॉर्मूले में, क्योंकि ना यही हमको निकालने के लिए बोलता है हमेशा। इसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं।
इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो वो कितनी होगी, IG RG अपॉन I माइनस IG। बोलो नहीं आया समझ में, पक्का आ गया। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर जो तुमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगाया है, जब तुम उसको खरीदोगे ना तो उसके साथ तुमको सारी रीडिंग पता होगी कि इसका रेजिस्टेंस इतना है। ठीक है, चलिए तो कन्वर्जन के लिए लिखिए, तुमने लिख लिया ना, उसको कैसे लगाएंगे हम लोग, सीरीज में, एज शोन इन फिगर लिखो, एज शोन इन फिगर। अब फिगर आप कैसे बनाओगे, देखो 3 फिगर बनाना है हमको, जगह छोड़ के बनाना, 3 फिगर बनाने हैं। पहले तो ऐसा बना देना, ये देखो ये एक सर्किट में, वैसे तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछेगा, ये देखो ये हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ये अपने साथ एक खुद का रेजिस्टेंस लेके आता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस RG। तो पता है करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, जो पहले आई निकल रहा था ना, अब सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, R+RG हो गया। अच्छा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता होगा या कम होता होगा, हाँ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता होगा कम होता होगा या ज्यादा होता होगा, बताओ क्यों ज्यादा होता होगा। नहीं, पीयूष जी ने बिल्कुल सही बोला है, ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस। क्यों ज्यादा, उसके कंस्ट्रक्शन में जाओ, कंस्ट्रक्शन में रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉइल। तो कॉइल का अगर तुम्हें रेजिस्टेंस कम करना है तो या तो उसको अच्छे मेटल से बनाओ, तुम कॉपर से बनाते हो तो भी उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। नहीं तो देखो उसी वायर का अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें, वायर मोटा होता है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तुम्हें फॉर्मूला पता है ना, रोला। हाँ अगर तुम उसका एरिया बढ़ा दो तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन सोचो अगर तुमने उसका एरिया बढ़ा दिया तो उसका वेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वो डिफ्लेक्ट कर पाएगा, नहीं, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको ना एकदम पतला वायर बनाना पड़ता है, और वायर जितना पतला होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, तो ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है कभी पूछे कि भैया उसका रेजिस्टेंस कम करना है, आप उसको थिक वायर का बना सकते हैं, पर नहीं बना सकते क्योंकि उससे क्या है वो बहुत हैवी हो जाएगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद एक और डायग्राम बनाना है हमको, जगह छोड़े हो ना, 3 बोला था। अभी नेक्स्ट लाइन में लिखो, गैल्वेनोमीटर कम्स विथ रेजिस्टेंस RG, गैल्वेनोमीटर कम्स विथ रेजिस्टेंस RG, कैपिटल R उसमें नीचे छोटा g, which increases the overall resistance of the circuit, which increases the overall resistance of the circuit। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज minimize the resistance of galvanometer, a shunt, shunt रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में RS लिख लेना, छोटा r और s, इसका यही सिंबल है RS, ये होता है शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। और ये पैरेलल ही जोड़ता है, इसलिए इसमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि पैरेलल ही जोड़ेंगे हम लोग, इसको पैरेलल ही लगाते हैं।
a shunt resistance RS is added with galvanometer as shown in figure. तो देखो सर्किट का रेजिस्टेंस अब वापस से ना ऑलमोस्ट आर के बराबर हो गया, क्योंकि इन दोनों का इफेक्टिव जो है ना बहुत नेग्लिजिबल है। तो अब सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज नहीं हुआ, तो करंट भी चेंज नहीं होगा। तो अब हम मान सकते हैं कि अब हमें करेक्ट रीडिंग मिलेगी। ये गया करंट आई, यहां से जाएगा करंट आई जी, तो बचा कुचा करंट यहां से जाएगा आई माइनस आई जी। फिर लिखिएगा, है ना, शंट रेजिस्टेंस का काम समझ गए ना, उसने इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम कर दिया। फिर लिखिएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए एंड बी across A and B will be same across galvanometer and shunt resistance. गैल्वेनोमीटर एंड शंट रेजिस्टेंस दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो सेम ही रहेगा, दोनों पैरेलल हैं। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा कितना, आई जी आर जी, और इसके अक्रॉस होगा, इसका करंट है आई माइनस आई जी आर एस। तो यहां से हमें मिल जाएगा शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। इसको याद रखना है हमको, एग्जाम में सीधा यही फॉर्मूला यूज होगा। शंट रेजिस्टेंस होता है आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि करंट देखो ऐसा हो सकता है हमें कभी एम्पियर में मेजर करना हो, कभी माइक्रो एम्पियर में, कभी मिली एम्पियर में, है ना, कोई भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये पूछता है कि उसके लिए शंट रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। जैसे करंट ज्यादा है तो शंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखो करंट जो हमें मेजर करना है और शंट रेजिस्टेंस, तुम्हें अगर अगर तुमने करंट की वैल्यू बहुत बढ़ा दिए तो शंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, फॉर्मूले से चलते हैं हम लोग। और अगर करंट की वैल्यू बहुत कम है तो शंट रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, देखो हमने इसको अमीटर में कन्वर्ट कर दिया, अब किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट मीटर में। और जब तुम्हें वोल्ट यानी कि पोटेंशियल चेक करना है तो हमेशा कैसे लगाना पड़ता है, उसको पैरेलली लगाना होता है। किसी भी चीज के अक्रॉस पोटेंशियल हमें मेजर करना है तो उसके अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं, उसको पैरेलली लगाते हैं। पैरेलली लगाओ तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। चलो लिखो। अब देखो ये हमारा एक सर्किट है, ये आर है, ये वी है। हमें यही चेक करना है कि इसके अक्रॉस ना हमें पोटेंशियल कितना मिल रहा है। हमें वोल्ट मीटर, है ना, ये बैटरी कितने वोल्टेज की हमें पता नहीं है, मुझे पता करना है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज इसको कितना मिल रहा है। मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल लगाऊंगा इसको। तो मैंने गैल्वेनोमीटर को लगा दिया इसके पैरेलल, ये हमारा गैल्वेनोमीटर लग गया। लेकिन गैल्वेनोमीटर खुद के एक रेजिस्टेंस के साथ में आएगा, खुद के एक रेजिस्टेंस के साथ में आएगा। ये देखो इसका खुद का एक रेजिस्टेंस है। अब देखो करंट निकला यहां से कितना, आई, आई करंट निकला, यहां चला जाएगा कितना, आई जी, और यहां कितना गया, आई माइनस आई जी। तो अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा,
दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, लेकिन एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, आई इंटू आर। भाई कायदे से क्या है, अगर तुम इसको नहीं लगाओगे तो पूरा आई करंट इसमें से जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू आर। लेकिन तुमने इसको लगा दिया तो इसमें से करंट क्या हो गया, कम। और अगर करंट कम हो गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, कम। तो बताओ हमें सही वैल्यू मिलेगी या गलत वैल्यू मिलेगी, गलत वैल्यू मिल रही है। तो जो अगर ये करंट या इसमें से पास ना हो तो पूरा करंट कहां से जाएगा, इसमें से। तो इस करंट की वैल्यू हमको कम करनी है। तुम चाहते हो इस ब्रांच में से कम करंट जाए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस इसमें लगाना पड़ेगा, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में। तुम्हें इसका रेजिस्टेंस अब बढ़ाना, तुमने अगर ऐसा लगा दिया ना तो भैया इसका रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव कम हो जाएगा। तो अब इसमें से सारा करंट इसमें से, इसमें वोल्टेज ड्रॉप इसको बेचारे को जीरो मिलेगा, कोई करंट ही उसमें से पास नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ पैरेलल सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिए आर। अब इस सर्किट का रेजिस्टेंस इस वाली ब्रांच का बहुत बढ़ चुका है, ये बहुत हैवी रेजिस्टेंस लगाते हैं हम लोग, तो यहां से जो आईजी करंट जाएगा वो बहुत कम है, बहुत कम। तो सारा करंट कहां से पास हो रहा है, इसमें से। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 एम्पियर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 0.00001 एम्पियर। तो ये जो आएगा 10 माइनस 0.00001, ऑलमोस्ट 10 ही तो है ना। तो भले आई माइनस आई जी दिख रहा है बट वो ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि हमने साथ में यहाँ पे एक इसको लगा दिया है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। एक बात बताओ, अभी जो गैल्वेनोमीटर है और ये जो रेजिस्टेंस है, दोनों को सेम वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि दोनों पैरेलल लगे हुए हैं। ये और ये देखो, दोनों एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं और एक ही जगह पे खत्म हो रहे हैं, तो दोनों को वोल्टेज क्या मिल रहा है, सेम। तो जो ये रीडिंग देगा वही रीडिंग इसके लिए होगी, है ना। दोनों के लिए, दोनों पैरेलल ही लगे हुए हैं इस बैटरी के अक्रॉस। लिखिएगा, in order to convert a galvanometer into voltmeter, it is connected parallelly, with a heavy resistance, with a heavy resistance in series with it, as shown in figure. In series with it, सीरीज में लगा हुआ है विथ इट, गैल्वेनोमीटर के साथ में, एज शोन इन फिगर। समझ में आ गया ना कहां पे लगाया हमने, क्यों लगाए। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर है, तो भैया इसको भी तो सेम वही वोल्टेज मिल रहा है ना। तो मैं लिख सकता हूं वोल्टेज इज इक्वल टू, उसमें से करंट कितना पास हो रहा है, आई जी, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस आर जी। इसको नीचे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा V अपॉन आई जी इज इक्वल टू आर प्लस आर जी। तो यहां से R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई जी माइनस आर जी। तुमको यही निकालने के लिए बोलता है कि क्या रेजिस्टेंस हम उसमें ऐड करें। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि जो बाहर से हम रेजिस्टेंस लगाएंगे ना वो इतना होगा। आईजी के बारे में एक चीज लिख लेना, आई जी इज इक्वल टू फुल डिफ्लेक्शन करंट। देखो दो चीजें, एक है आई जिसको आपको मेजर करना है, और एक है आई जी, मतलब जो मैक्सिमम वो मेजर कर सकता है, आई जी उसका नाम है, फुल डिफ्लेक्शन करंट। जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें एक ऐसा अमीटर बनाना है जो कि 0 से 5 एम्पियर तक के मेजर कर सके, तो आईजी की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन ऐसा होगा कि हम एक ऐसा अमीटर बनाना चाहते हैं जो 0 से 5 एम्पियर को मेजर कर सके, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 5, तो आईजी की वैल्यू क्या है 5। फुल डिफ्लेक्शन करंट, फुल होने पे वो कितना मेजर कर सकता है, तो आईजी की वैल्यू आप देखना जो कितना उसको मैक्सिमम मेजर करना है। क्या हर बार वो 5 ही मेजर करेगा क्या, नहीं, बीच में 2 एम्पियर 3 एम्पियर भी, वो क्या है, वो आई है जो उसे मेजर करना है।
चलिए क्वेश्चन लिखिए। Galvanometer has a resistance गैल्वेनोमीटर, मैं पूछते जाऊंगा कि ये क्या गिवन है, आप लोग बताना, इसलिए अटेंटिव रहो। गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 एम्पियर, सॉरी 30 ओम। क्या गिवन है ये? आरजी। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ना, ये है आरजी, 30 ओम, फुल स्टॉप। इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इट गिव्स full scale deflection with a current of with a current of with a current of 2 मिली एम्पियर। ये क्या गिवन है? आईजी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाता है इसमें, तो ये है हमारा आईजी। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ calculate the value of the resistance needed to convert it into an ammeter, करंट मेजर करना है ना, into an ammeter मतलब क्या निकालना है? आर एस। अमीटर में लगाने के लिए आर एस चाहिए होता है, तो हमें आर एस निकालना है। इंटू एन अमीटर ऑफ रेंज 0 से 0.3 एम्पियर। तो आई की वैल्यू 0 से 3.3 के बीच कुछ भी हो सकती है, तो हम तो किसके लिए डिजाइन करेंगे? 0.3 के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे लिए आई। भैया हम तो मैक्सिमम को ही ध्यान देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे लिए आई। क्वेश्चन में दे रखा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये, और हमें मेजर कितना करना है ये, तो बताओ आर एस कितना होना चाहिए? तो आर एस का फॉर्मूला यहाँ बैठे बच्चे को पता है, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये हमको निकालना है। ये हो जाएगा कितना? 2 × 10⁻³ क्योंकि मिली में है, इंटू 30 अपॉन 0.3 माइनस 2 × 10⁻³ ये देखो, ये नीचे चला जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया, पूरे के नीचे आ गया 10⁻³ तो ऊपर चला जाएगा, है ना, पूरे के डिनोमिनेटर में आ गया तो ऊपर चला जाएगा।
ये पूरे के डिनोमिनेटर में आएगा, तो इससे डिवाइड करने से अच्छा उल्टा करके मल्टी। पर यहाँ पे देखो ये हो गया 60, ये दोनों तो खत्म हो गए। नीचे क्या बचा, ये हो गया 300 -2। 300 -2 कितना होता है? 300 -2 कितना होगा? अरे सॉल्व करना है ना यार आगे। 300 -2 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तुम 298 लिखो, फिर डिवाइड करो उसको आधे घंटे। हमारे लिए तो ये हो जाएगा 1/5, यानी कि 0.2 ओम। खत्म। लिख देना 0.19999, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो ना? 60/300 आसान है, 0.2 आ गया। पर 60/298 फिर जब पता है इसको करेंगे तो 0.2 आना है, तो 0.1999 लिख दो, ये भी करेक्ट है। क्या हुआ? अगली क्लास में। अब देखो ये चैप्टर के हमारा सारा सिलेबस खत्म हो चुका है। अगली क्लास में प्लीज रिवाइज करके आना। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कौन से, जो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ना? और अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। शुरुआत हम लोग किससे करेंगे? इसी से करेंगे। ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन है ना, उसी से उठा के हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करके आना।